हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम क्रिएट करने वाले हैं कि रीडक्स प्रोजेक्ट रिएक्ट प्लस रीडक्स को यूज करके एक वर्किंग प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। नोट्स ऐप हमने क्रिएट करनी है जिसमें सारे के सारे करंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। वर्किंग सारी रीडक्स के साथ करेंगे। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं, रीडक्स के साथ वर्किंग आपको आनी ही चाहिए। ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। नोट्स एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे रीडक्स के साथ। इसमें करना क्या है, आपने नोट्स क्रिएट करने, कोई भी डेटा जहां पे ऐड करेंगे, कोई भी टाइटल है, मान लो टाइटल 1 हम लिख देते हैं। टाइटल 1 यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ऐड नोट पे क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे नोट ऐड होना चाहिए। इसमें एक और खास बात है, जितने भी नोट्स हम क्रिएट करेंगे उसको लोकल स्टोरेज पे हम सेव करने वाले हैं। मतलब अगर मैं रिफ्रेश भी करूंगी ना, हमारे पास डेटा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तब जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा जहां से डिलीट नहीं होगा। लोकल स्टोरेज के साथ डेटा अपने लोकल डेस्कटॉप पे हम कैसे स्टोर करते हैं वो हम सीखेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे, जहां पे देखो ऑटो फिल होके आ रहा है ना। आपने टाइटल चेंज करना है, कुछ भी एडिट करना है, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा आपका अपडेट हो जाएगा। अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, पूरे का पूरा डेटा हो जाएगा डिलीट। सारे के सारे करंट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। लोकल स्टोरेज पे डेटा कैसे सेव करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है, सब कुछ हम सीखने वाले हैं रीडक्स के साथ। स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फॉर्म चाहिए जिसमें हम नोट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना है अलग से। आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। वीट फोल्डर है मेरे पास, रिएक्ट हो, वीट हो, जो मर्जी हो, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सोर्स फोल्डर में जाके एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कंपोनेंट्स नाम का। इसमें एक पेज क्रिएट करते हैं, जो कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे नोट फॉर्म। तो ये हमारे पास पहला कंपोनेंट है। जहां पे आके जस्ट कोड लगा दो इसका। इसको यहाँ पे ऐड करते हैं मेन पेज पे। इंपोर्ट करना है नोट फॉर्म को, कंपोनेंट नोट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं जस्ट इसको रेंडर कर रही हूँ जहां पे नोट फॉर्म। चलिए, ये तो हो गया रेडी। आपने आना है यहाँ पे फॉर्म पे आना है। एक चाहिए हमें फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के बीच एक चाहिए इनपुट फील्ड, जिसके ऊपर हम लिखेंगे प्लेस होल्डर। सबसे पहले तो इसकी टाइप रखेंगे टेक्स्ट की। प्लेस होल्डर लगा देते हैं साथ में ताकि पता चले इसमें एंटर क्या करना है। तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में टाइटल रखेंगे। यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड बना देते हैं, मतलब इसको कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ पाएगा। इसको करते हैं रिफ्रेश। मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आ जाना चाहिए। यहाँ पे ये वाला हमारे पास है। अभी तक हमने स्टोर नहीं बनाया, तो मेरे पास यहाँ पे पहले से स्टोर बना हुआ है, तो मैं उसको डिलीट कर रही हूँ ताकि हम अगेन स्टोर को क्रिएट कर पाए। तो इस फोल्डर क्रिएट किया था इसीलिए मेरे पास पहले से ही है। आपके पास ये नहीं होगा, अगेन इसको क्रिएट करेंगे बाद में। चलिए, इनपुट फील्ड बन गई। एक हम यहाँ पे टाइटल ऐड करेंगे, एक ऐड करनी है हमने डिस्क्रिप्शन। इनपुट फील्ड के बाद एक बनाएंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के बीच प्लेस होल्डर एक लगाओ। इसमें रख देते हैं प्लेस होल्डर में राइट योर नोट, कुछ ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक बन गया टेक्स्ट एरिया। एक साथ में लगा देंगे बटन। टेक्स्ट एरिया के बाद एक बना दो बटन, इसके ऊपर लिखेंगे ऐड, ऐड नोट। चलिए, अब सबसे पहला काम है ऐड नोट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास जो नोट है ऐड होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए अपडेट का। सबसे पहले काम हम यही करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे ऐड पे तो ऐड लिखा आना चाहिए। अगर हम अपडेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, बटन के ऊपर अपडेट लिखा आना चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। इधर आते हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्ट हम क्रिएट करते हैं, जितने हमें चाहिए, एक तो होगा टाइटल। सेट कर दो टाइटल को। यूज स्टेट बनाएंगे एक, यूज स्टेट। इसके बीच जो टाइटल आएगा आपने ब्लैक रखना है। जो भी यूजर आएगा फिल करेगा टाइटल, इसी के बीच आना है। एक हम कंटेंट ऐड करेंगे तो इसी को एक्सेप्ट करते हैं। इसको कंटेंट को आपने ब्लैंक शो होना है, क्योंकि जो टेक्स्ट एरिया में कंटेंट होगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कंटेंट लिखना है हमने। सेट कर दो कंटेंट। एक बनाते हैं कॉन्स्ट। ये हमारे पास डिस्पैच में बना रही हूँ, वैसे अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम इसमें यूज करेंगे स्टोर रीडक्स यूज करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास दो कंटेंट।
इसको हम यूज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे तो जो टाइटल ऐड किया है इसकी वैल्यू गेट करेंगे, इधर जो भी कंटेंट ऐड किया है इसकी वैल्यू गेट करेंगे। तो दोनों को जहां से गेट करने के लिए एक हमने ऐड करना है वैल्यू। वैल्यू हम लगाएंगे टाइटल, कोई भी नाम रखना है, जहां पे जो नाम इधर रखा है बस ये मैच करना चाहिए। सेम ऐसे ही एक टेक्स्ट एरिया है ना, इधर आपने एक वैल्यू ऐड करनी है। कंटेंट है हमारे पास तो आपने यहाँ पे कंटेंट ही रखना है। दोनों के ऊपर ऑन चेंज बनेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू हम गेट करेंगे इसमें क्या फिल किया है। ऑन चेंज इसी से हम यहाँ पे वैल्यू इसकी गेट कर लेंगे, ई यहाँ पे पास करेंगे। जो मेरे पास सेट टाइटल है उसके अंदर हम लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसका मतलब जो भी यूजर यहाँ से ऐड करेगा कंटेंट उसको गेट करना है, तो बस यही इसको कॉपी कर लो। सेम ऐसे ही टेक्स्ट एरिया के ऊपर आपने लिखना है, वैल्यू पहले से ही है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे करना है आपने सेट कंटेंट। ये हमारे पास हो गया रेडी। अब बारी आती है पहले बटन। ये बटन है, इसकी टाइप आपने सबमिट रखनी है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म यूज किया है। ये वाला जो फॉर्म है इसको आपने ऑन सबमिट यूज करना है क्योंकि डेटा हमने सबमिट करना है। तो एक आप इसको नाम दे दो हैंडल सबमिट का। जब भी कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा ये वाला ऑन सबमिट वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा क्योंकि डेटा हमने सबमिट करना है। तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं नहीं तो एरर आएगी। कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं हैंडल सबमिट का, ऐसे। चलिए ये तो हो गया हमारे पास सारे फंक्शन रेडी। हैंडल सबमिट के ऊपर हमने जब भी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास डेटा जाना चाहिए। लोकल स्टोरेज पे हमने सेव करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आना है, हमने एक पैरामीटर पास करना है ई नाम से। सबसे पहला स्टेप होता है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि हमारे पास डेटा टिका रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफॉल्ट यूज करते हैं। इफ अगर तो मेरे पास अब यहाँ पे देखो, अब हमें चाहिए एक स्टोर, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। पहले हमारे पास एक स्टोर होना चाहिए, तो यहाँ पे सोर्स फोल्डर में आके एक फोल्डर क्रिएट कर लो रिडक्स नाम का। ये आपके लिए ऑप्शनल है कि फोल्डर क्रिएट करना है कि नहीं, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल तो आप पहले एक रिडक्स को अलग से रखो ताकि आपको पता चले रिडक्स का कोड कौन सा है। तो जितना भी रीडक्स का कोड होगा ना हम इसी के अंदर लिखेंगे। तो रीडक्स के अंदर हम जहाँ पे यूज करेंगे एक स्लाइस बनेगा, एक हमारे पास बनेगा स्टोर। तो मैं जहाँ पे सबसे पहले बनाऊंगी स्टोर। स्टोर को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इंपोर्ट करेंगे हम, जहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर। पहले तो इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, कहाँ से इसको इंपोर्ट करना है, रीडक्स। चलिए टाइप कर लेते हैं फ्रॉम, जो मेरे पास इसकी टूल किट है उसको हम बोलते हैं रीडक्स जीएस टूल किट, जहां से हमने स्टोर को यूज करना है। तो ये हमारी लाइब्रेरी चाहिए। उसके बाद एक क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट स्टोर नाम से, जो मेरे पास कॉन्फ़िग वाला है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। रिड्यूसर हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे नोट्स। ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया नोट्स नाम से, जहां पे इसका नाम रखेंगे नोट्स रिड्यूसर। इसका नाम अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करो डिफॉल्ट स्टोर। अब कहीं भी जाके हम इसमें पूरे कोड को यूज करेंगे तो हम ये वाला स्टोर वर्ड यूज करेंगे। तो ये मेरे पास स्टोर बन गया। ऐसे ही हम एक क्रिएट करेंगे रिड्यूसर। तो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ अभी अपनी तरफ से, इसका नाम हम रखेंगे नोट्स रिड्यूसर। ये नाम भी आप कुछ भी रख सकते हैं फ्रॉम। एक पेज क्रिएट करना है नया, जहां पे हम सारे रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, तो इसका नाम हम रखेंगे नोट्स स्लाइस। कोई भी नाम देना है, तो नोट्स स्लाइस हमारे लिए बेस्ट है। इसको बेसिकली हम स्लाइस बोलते हैं, तो आप स्लाइस नाम इसको दे सकते हैं। जहां पे चलते हैं इधर रीडक्स के नीचे आपने एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना है, यही वाला नोट स्लाइस। नोट्स स्लाइस अभी यहाँ पे हमारा मेन कोड आएगा, सारे का सारा कोड इधर ही लगाना है। इंपोर्ट करो, सबसे पहले क्रिएट किया जाता है क्रिएट स्लाइस फ्रॉम। कहाँ से इंपोर्ट करना है, रीडक्स जीएस टूल किट। जब भी आपने कोई रिड्यूसर के अंदर कुछ ना कुछ कोड लगाना होता है तो जहां पे हमें पहले स्लाइस क्रिएट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना है इसको। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं लोड फ्रॉम लोकल स्टोरेज। कोई भी नाम देना है इसको, लोकल स्टोरेज नाम दे देते हैं। फिलहाल इसको हम बना के छोड़ देंगे। डेटा हमने जहाँ पे सेव करना है, जो भी डेटा आएगा लोकल स्टोरेज के ऊपर डेटा कैसे सेव करना है बहुत ही आसान है।
सिर्फ 2 लाइन का कोड होता है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कोई भी नाम देना है इसको, सेव्ड नोट्स, इसके अंदर सेव करेंगे। आपने लिखना है लोकल स्टोरेज डॉट गेट करना है किसको, गेट आइटम। पहले सेट की जाती है फिर उसके बाद गेट की जाती है। तो अभी डायरेक्ट हम गेट कर रहे हैं। किसको हमने गेट करना है, कोई भी नाम हो सकता है, मैं यहाँ पे नोट्स नाम से एक क्रिएट करूंगी, उसको हमने गेट करना है। कोई लोकल स्टोरेज पे हमने डेटा सेव किया है, उसको हम गेट कर रहे हैं। रिटर्न कर दे हमें ये सेव्ड नोट्स। जेसन में हम हमेशा इसको यूज करते हैं, पास किसको हमने करना है यूज, सेव्ड नोट्स को। बस, अगर तो मुझे डेटा मिल गया सही है, नहीं तो मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक एरे आएगी। अगर आपके पास नोट्स क्रिएट हो गए हैं तो मुझे ये वाला डेटा दिखेगा। टर्नरी ऑपरेटर लगाने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो टर्नरी ऑपरेटर है, अगर नोट्स हमारे पास क्रिएट है तो हमें यहाँ पे डेटा दिखेगा, अगर नहीं क्रिएट है तो ब्लैंक एरे दिखेगा, मतलब कुछ भी नहीं दिखेगा। ये अपने आप ये पूरा कोड जो मैंने बनाया है ये लोकल स्टोरेज पे डेटा सेव कर देगा। उसके बाद सिर्फ डायरेक्ट सेव नहीं होगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो मेरे पास सेव्ड टू, कोई भी नाम देना है अपने, लोकल स्टोरेज। किसको स्टोर करना है हमने, अब उसको बताना है कि मैंने ये नोट्स सेव करने हैं, लोकल स्टोरेज डॉट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेट आइटम। किसको आपने सेट करना है, नोट्स को। नोट्स को मैंने सेट करना है, जेसन में वो सेव होगा डॉट, हमेशा ही स्ट्रिंग फाइल यूज किया जाता है। किसको सेव करना है, नोट्स को। अब हमारे पास लोकल स्टोरेज पे सेव करने का कंप्लीट कोड बन चुका है। हमेशा ही पहले एक सेट आइटम की जाती है, ये नोट्स हमारे पास आने हैं जो सेव करने हैं। नोट्स हम यहाँ से पास करेंगे। इसको बंद कर देते हैं फिलहाल। हमने बनाया है एक स्टोर, जो स्टोर बनाया है उसमें मैंने इसको बोला है कि हमारे पास एक नोट्स होगा। इस नोट्स के अंदर सारे के सारे जितने नोट्स क्रिएट करने जहाँ पे आके सेव होने हैं, इन नोट्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे लोकल स्टोरेज पे सेव करने के लिए। तो आपने आना है जहाँ पे किसी चीज को सेव करना है, नोट्स को सेव करना है, कहाँ पे, लोकल स्टोरेज पे। पहले सेट किया जाता है डेटा को, उसके बाद गेट किया जाता है। गेट तभी होगा अगर हमारे पास सेट होगा। सेट करने का मतलब होता है सेव करना, गेट करने का मतलब होता है जो डेटा सेव किया है उसको फेच करना है, ब्राउजर पे शो कराना। ये तो हमारे पास हो गया काम खत्म। अब हमारे पास मेन कोड आता है, यहाँ से कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। रीडक्स का मेन कोड है नोट्स स्लाइस, इसके अंदर हम लिखेंगे क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस मैंने जहाँ पे लिखा है ना, पहले इसको हम यूज करेंगे। स्लाइस क्रिएट कैसे की जाती है, स्लाइस क्या होता है, छोटे छोटे हमने फंक्शन क्रिएट करने हैं। नेम सबसे पहले होता है, ये हमारा मेन होगा स्टोर जो हमने क्रिएट किया है नोट्स नाम से, पहले हम इसको यूज करेंगे। इनिशियल स्टेट होती है हमें हमारे पास, पहले इनिशियल स्टेट में हम लिखेंगे जो मेरे पास नोट्स है उसको लोड करो फ्रॉम लोकल स्टोरेज। हमने यहाँ पे किसको सेव करना है, नोट्स को। नोट्स कहाँ पे आने हैं, मेरे पास जो लोकल स्टोरेज पे है, वहां से जो डेटा बस उसी को गेट करना है, सेव भी वहां पे ही करने हैं। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे रेड्यूसर, सारे रेड्यूसर से हम लिखेंगे, कोई भी नाम देना है ऐड नोड। जब भी कोई बंदा ऐड वाले बटन पे क्लिक करेगा ये वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा। कैसे स्टोर ऐड होने हैं, एक इसमें स्टेट पास की जाती है, एक होता है एक्शन। जहां पे जो मेरे पास स्टेट है कौन सी है, नोट्स को हमने पुश करना है। पुश करना है मतलब सेव करना है। एक्शन डॉट पे लोड, हमेशा ही ऐसे ही कोड लगाते हैं, पे लोड साथ में लगाया जाता है। अब ये क्या करेगा, मेरे पास जो इधर स्टेट एक होता है, हमारे पास एक एक्शन, दोनों पैरामीटर पास किए जाते हैं रिड्यूसर के साथ। किसको हमने सेव करना है, पुश करने का मतलब होता है सेव करना है डेटा नोट्स को। नोट्स को हमने सेव करना है, जब कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा उसके बाद सेव्ड टू लोकल स्टोरेज। जितने भी हमने नोट्स क्रिएट किए हैं उसको लोकल स्टोरेज पे जाके सेव कर दो। बस, साथ साथ में आपने सेव करना है याद से, नहीं तो आपके पास लोकल स्टोरेज पे डेटा नहीं जाएगा। अब ये तो हो गया ऐड नोट का। अब इसी को हम फ्रंट एंड पे जाके क्रिएट करेंगे। अभी तक हमारे पास रेड्यूसर कंप्लीट नहीं हुआ, लास्ट पे आना है, आपने एक्सपोर्ट करना है इसको। कॉन्स्ट ऐड नोट, जो जो भी आप फंक्शन क्रिएट करते जाएंगे जहां पे बस ऐड करते जाना है। जो मेरे पास नोट स्लाइस है इसको हम यूज करेंगे डॉट एक्शंस के साथ। बस, लास्ट में जाके एक्सपोर्ट कर लो डिफॉल्ट नोट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ये हमारे पास फिक्स ही होते हैं, बस आपने यहाँ पे अपने फंक्शन चेंज करने होते हैं, बाकी सारा सिंटैक्स सेम होता है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया एक फंक्शन ऐड नोट का रिड्यूसर के साथ, मतलब रिडक्स के साथ। अब आप बारी आती है यहाँ पे
जब कोई बंदा जहाँ पे इस वाले बटन से डेटा सबमिट करेगा तो हमारे पास एक फंक्शन वर्क करेगा। अब हमने जहाँ पे जो भी स्टोर के अंदर क्रिएट किया है उस स्टोर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपने पहले भी कभी वर्क किया हो रीडक्स के साथ, पहले हमें एक डिस्पैच चाहिए होता है, इंपोर्ट करेंगे हम। इंपोर्ट करना है यूज डिस्पैच। एक होता है यूज डिस्पैच। बेसिकली इसी की जरूरत है हमें। कहाँ से हमें चाहिए? फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट रीडक्स। यूज डिस्पैच हम यहाँ पे हमेशा यूज करते हैं जब हमने फ्रंट एंड से डेटा भेजना है रीडक्स पे। रिएक्ट रीडक्स से यूज डिस्पैच को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको आप अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। एक छोटा वेरिएबल बना लो डिस्पैच नाम से और इसमें ऐड कर लो यूज डिस्पैच। अब हम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं जिधर भी हमने डिस्पैच को यूज करना है। तो हम एक बनाते हैं यूज इफेक्ट। डेटा स्टोर करने के लिए यूज इफेक्ट ज्यादा हमारे पास परफेक्ट होता है। इसके अंदर लिखेंगे, सेट कर दो टाइटल को। जहाँ पे यूज इफेक्ट को फिलहाल हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने ये एडिट के लिए यूज करना है। यूज इफेक्ट तब लगाते हैं जब हमारे पास साइड इफेक्ट क्रिएट होने। साइड इफेक्ट का मतलब होता है जहां से हमने डेटा चेंज करना है, मतलब अपडेट करना है, तो वहां पे हमारे पास यूज इफेक्ट का हमें जरूरत पड़ेगी। आपने आना है अभी यहाँ पे हैंडल सबमिट पे। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी जो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है रीडक्स में, हमने क्रिएट किया था ना ऐड नोट, उसी को वर्किंग में लेके आना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्पैच। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? ऐड नोट। ऐड नोट कैसे हम करेंगे? ऐड नोट वाला जे वाला जो फंक्शन आएगा वो आएगा जहां से, ये दोनों मैच करने चाहिए, इसी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। मतलब जब भी कोई बंदा डेटा को सबमिट करेगा ये वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा, नोट्स को ऐड करेगा। लेकिन जब भी ऐड करेगा नोट तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक आईडी। ऐसे आईडी के बिना हम यहाँ पे कोई भी नोट क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि एडिट करना है, डिलीट करना है, वहां पे हमें एक आईडी चाहिए। आईडी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है DB4, इसको हमने इंपोर्ट करना होता है। अगर नहीं पता पहले भी मैंने जो करवाया है। क्या क्या जाएगा साथ में? एक टाइटल, एक कंटेंट, जितना कंटेंट आपने सेव करना है। मेरे पास दो इनपुट फील्ड है, एक टाइटल है एक कंटेंट है, दोनों को सेव करना है लेकिन आईडी के साथ। एक नोट्स हमने क्रिएट कर लिया, उसकी एक अलग से आईडी बनेगी। दूसरा क्रिएट किया नोट, उसकी अलग से आईडी बनेगी। ये एक लाइब्रेरी है, इसको इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करो B4 एज, जो लाइब्रेरी है वो ये है। जहां से इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रीडक्स। कहाँ से इंपोर्ट करना है हमें? रीडक्स नोट्स स्लाइस। इसको हम यहां से यूज करेंगे, इधर से हम एक आईडी पास करेंगे। ये करेगा क्या? हमारे लिए हर एक नोट्स के लिए अलग से आईडी बनाएगा, जैसे डेटाबेस में होता है। एक डेटा सेव करने उसकी एक अलग से आईडी बनती है, दूसरा डेटा सेव करने उसकी अलग से आईडी बनती है, ताकि विद आईडी हम डेटा को एडिट कर पाए, डिलीट कर पाए। तो अगर हम ये यूज नहीं करते हमारा पूरे का पूरा डेटाबेस एडिट हो जाएगा, पूरे का पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। एक पर्टिकुलर नोट को हम एडिट भी नहीं कर पाएंगे, डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम हमेशा ही आईडी यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास रेडी। जब भी हमारे पास डेटा हो जाए ऐड, तो सेट कर देंगे टाइटल को ब्लैंक, सेट कर देंगे कंटेंट को ब्लैंक, ताकि इनपुट फील्ड दोनों ब्लैंक हो जाए। ये तो हो गया हमारे पास रेडी। अब वापस चलते हैं यहाँ से, पहले एक बार इसको चेक करते हैं। इंस्पेक्ट साथ में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एरर है B4। B4 एज लाइब्रेरी हमारे पास सही है। इंपोर्ट करना है हमने B4 को, UUID4, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी मैंने गलत लिखी है। ये हमारी जो लाइब्रेरी है UUID होती है। अब सही है, मैंने गलत लिखी थी लाइब्रेरी। रिफ्रेश करो। अब हमारे पास मेन एरर आई है। ये जो लाइब्रेरी हम यूज करेंगे जहां से आईडी बनी बनाई हमें मिलती है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आईडी को लाइब्रेरी को यूज करो। अब बारी आती है, हमने जाना है पहले स्टोर को ऐड करना है अपने main.js पेज पे।
जब तक आप अपने स्टोर को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तब तक आपके पास स्टोर वर्किंग में नहीं आएगा, मतलब हमारे पास पूरा रीडक्स वर्किंग में नहीं आएगा। तो आपने आना है जहाँ पे इंपोर्ट करना है। सबसे पहले प्रोवाइडर होता है हमारे पास फ्रॉम रिएक्ट रीडक्स। पहले प्रोवाइडर को यूज किया जाता है। इंपोर्ट करना है, स्टोर को जहाँ पे ऐड किया जाता है, स्टोर को इंपोर्ट करो। कहाँ पे बनाया है स्टोर हमने, मेरे पास रिडक्स वाला फोल्डर है, उसमें स्टोर है। ये फोल्डर का नाम है और ये अपने पेज का नाम। ये भी हो गया रेडी। पूरी जो ऐप है आपकी एप्लीकेशन, उसको रेंडर किया जाता है या रैप किया जाता है प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर स्टोर, यहाँ पे लिखेंगे स्टोर। ये वाला जो प्रोवाइडर है इसको आपने ऐप के बाद लिखना है। अब जाके हमारे पास हो गया रेडी। पूरा स्टोर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब कोई भी एरर नहीं है। इंस्पेक्ट यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं ऑन। कोई भी टाइटल ऐड करना है, कुछ भी कंटेंट ऐड किया, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास जी, ऐड नोट इज नॉट डिफाइंड। अब देखो जी एरर है क्या। इधर हमने ऐड नोट लिखा है ना, जे वाला एड नोट मैंने यूज किया है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे है मेरे पास रीडक्स के अंदर एड नोट है, इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट करने का मतलब है अब हमने कभी भी जहाँ पे इसको यूज करना हो तो हमें ये एड नोट कॉल करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करो, जे आपने वहां पे यूज करना है जिधर आपने एड नोट को यूज किया है, हर पेज पे जाके ऐड नहीं करना। तो इंपोर्ट करना है हमने एड नोट को। कहाँ से, फ्रॉम, मेरे पास मैंने सेव किया है इसको, रीडक्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर नोट्स है, वहां पे मैंने इसको सेव किया है। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूं, पाथ गलत है। एड नोट मेरे पास है, इंपोर्ट करना है हमने एड नोट को। नोट स्लाइस है, नोट्स, नोट्स है, नोट्स स्लाइस। ये वाला है मेरे पास पेज नेम, ये वाला जिधर हमने ऐड किया है, तो मैंने नोट्स लिखा था। अब मेरे पास कोई एरर नहीं है। अब देखते हैं जो टाइटल हम ऐड करेंगे, कंटेंट ऐड करेंगे। ऐड पे क्लिक किया, डेटा ऐड हो गया। कैसे पता चलेगा, मैंने जहाँ पे कंडीशन लगाई है, अगर मेरे पास डेटा ऐड हो जाए तो ये सेट हो जाए, सेट टाइटल को ब्लैंक कर दो, कंटेंट को ब्लैंक कर दो। अब डेटा तो कहीं ना कहीं चला गया, अब उस डेटा को हमने फेच करना है, ब्राउजर पे शो कराना है। तो हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे एक नया, इसका नाम हम रख देते हैं नोट्स लिस्ट। कंपोनेंट्स में आपने क्रिएट करना है नोट्स लिस्ट। जहां पे आके कोड लगाओ, पहले तो इसको अपनी मेन पेज के ऊपर आके app.js पे आना है, इंपोर्ट करो पहले तो नोट्स लिस्ट को। और जहां पे फिलहाल मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना, हमने इसको बाद में चेंज करेंगे। फिलहाल मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। तो आपने जहां पे आना है, डेटा को हम कैसे फैच करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे हम, जहां पे हम डायरेक्ट चलते हैं डेटा को रेंटर करना। तो मैं जहाँ पे डिव के बीच नोट्स पे यूज करेंगे, क्योंकि नोट्स को हमने ये वहां से फैच करना है। तो आपने लिखना है नोट्स। नोट्स हमें चाहिए, उसकी लेंथ चेक करेंगे कितने नोट्स क्रिएट हुए हैं। अगर तो नोट्स की लेंथ ट्रिपल इज इक्वल टू 0 है तो हमें क्या शो होगा, कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे टर्नरी ऑपरेटर। इसके बीच एक मैसेज प्रिंट कराओ, नो नोट्स फाउंड। अगर कोई भी डेटा नहीं हुआ तो हमें जे वाला मैसेज दिखेगा, लेकिन अगर डेटा क्रिएट हुआ है तो हमें यहाँ पे डेटा दिखना चाहिए। इसका मतलब है नोट्स को हम कॉल करेंगे, मैप के साथ हमेशा डेटा शो कराते हैं। एक मैप का खुद का वेरिएबल होगा, वो पास कर दो। एक डिव बनाते हैं, इस डिव के ऊपर एक की पास करो। की का नाम है नोट, लेकिन साथ में आईडी पास करेंगे, आईडी के साथ डेटा आना चाहिए। डिव को बंद करो, जहां पे मेरे पास आईडी के साथ डेटा आएगा, और जे वाला ऐसे, जहां पे आना है आपने डेटा चाहिए। तो मैं इसमें H3 यूज करूंगी। H3 में हमें चाहिए नोट डॉट टाइटल। पहले तो ऐसे ही सेव करो इसको, मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। अब ये वाली जो है, ये स्पेलिंग गलत है, लिस्ट में से 6 नंबर पे नोट्स।
इसको रिफ्रेश करो। अब देखो हमारे पास ये तो एरर आनी ही है, रेफरेंस एरर है, नोट्स हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये वाले जो नोट्स है इसको डिफाइन करते हैं इधर। कॉन्स्ट क्रिएट करो नोट्स। जस्ट हमने लिखना है यूज सिलेक्टर। अगर आपको पहले से रिडक्स का नहीं पता, एक हमारे पास डिस्पैच होता है, एक होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर का काम होता है डेटा इसने फेच करके लेके आना है, जिधर मैंने स्टोर के अंदर डेटा सेव किया है वहां से वहां पे जाएगा, डेटा वहां से लेके आएगा ताकि ब्राउजर पे हम शो करा सकें। तो सिलेक्टर को हम हमेशा यूज करते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखो मेरे पास सिलेक्टर आ गया ना अपने आप, तो आपने यहाँ पे लिखना है सिलेक्टर। एक डिस्पैच होता है, एक सिलेक्टर होता है। हमें जहाँ पे डेटा चाहिए मतलब ब्राउजर पे शो कराना है तो यहाँ पे सिलेक्टर यूज होगा। कहाँ डिस्पैच लगाना है, कहाँ सिलेक्टर लगाना है, वो आपको पता होना चाहिए। जो मैंने पहले बनाया था जहाँ पे मैंने सिर्फ डिस्पैच यूज किया था, इधर हमें सिलेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा हमने इधर शो ही नहीं कराया, हमने शो कराना है जहाँ पे डेटा। इसका मतलब यहाँ पे सिलेक्टर चाहिए। नोट्स वाला वहां पे डेटा होगा कोई ना कोई, वो हमें चाहिए। नोट्स डॉट नोट्स, ये हमारे पास इसका सिंटेक्स है। और इसको पूरी ब्रैकेट के पीछे रख देते हैं ऐसे। ये जाएगा हमारे पास रीडक्स के अंदर, कोड के अंदर जाएगा, मतलब हमारे पास स्लाइस वाला जो पेज है वहां पे जाएगा। नोट्स वाला इसको डेटा मिलेगा कोई, वहां पे जो डेटा होगा सेव उसको शो करा देगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे डिस्पैच। यूज डिस्पैच को इसके अंदर हम सेव कर देते हैं ताकि हम एज अ डिस्पैच ये वाला वेरिएबल यूज कर पाए। ये वाला डिस्पैच एक बनाते हैं। अब ये वाला जो डिस्पैच है फिलहाल इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। इसको करते हैं सेव। यहाँ पे देखो डेटा आ गया ना, इसको रिफ्रेश करेंगे। जितना मर्जी रिफ्रेश करते रहो हमारे पास डेटा ऐसे ही रहेगा। कुछ भी क्रिएट करो, कुछ भी क्रिएट करो, ऐड पे क्लिक किया डेटा आ गया। रिफ्रेश करो, कभी भी ये गायब नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। हमारे पास जो लोकल स्टोरेज का यही फायदा होता है, लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना डेटा लोकल स्टोरेज पे सेव कर सकते हैं। अब ये हमेशा ही हमारे पास ऐसे सेव रहेगा। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम ऐसा करते हैं जहां पे जिधर मेरे पास डेटा आया है पैराग्राफ में पहले ऐड करेंगे नोट डॉट, और क्या था, कंटेंट। कंटेंट भी साथ में ही आना चाहिए। अब सही है, टाइटल भी आ गया, कंटेंट भी आ गया। एक और डिव बनाते हैं। अब ये हम डिव क्यों बनाएंगे, इसमें दो बटन ऐड करेंगे। एक बटन बनाएंगे जिसके ऊपर लिखा रहेगा एडिट, एक बटन बनाएंगे जिसके ऊपर लिखेंगे डिलीट। एडिट भी करना है, डिलीट भी करना है, पहले तो हमारे पास बटन आने चाहिए। अब परफेक्ट है ना, हर एक डेटा के साथ को उसके खुद के बटन है, दो बटन। सबसे पहले तो जे वाला बटन है, ऑन क्लिक बनेगा इसके ऊपर। जब कोई बंदा क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा। फंक्शन कौन सा परफॉर्म होना है, फंक्शन नहीं परफॉर्म करना, सेट कर देंगे एडिट नोट। जे एडिट नोट हमारे तरफ से कोई ना कोई एक वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नोट। नोट को मैंने अपडेट करना है। जे नोट पास करने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे जे डेटा एडिट होगा, इस वाले पे क्लिक करना है तो जे डेटा एडिट होगा। तो हम यहाँ पे सेम ऐसे ही ऑन क्लिक यहाँ पे बनाएंगे। इधर भी आपने एक पास करना है सेट डिलीट नोट, या सेट डिलीट सिंपल इतना लिख दो। और जहाँ पे हम पास करेंगे नोट, जे वाला जो नोट है इसको अपनी आईडी के साथ पास करना है, डिलीट करना है ताकि पूरा डेटा ना हमारे पास डिलीट हो जाए। यहाँ पे क्लिक करूंगी सिर्फ ये वाला डेटा डिलीट हो, बाकी नहीं होना चाहिए। तो वो हमेशा हम आईडी के साथ यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास रेडी। अब बारी आती है इन दोनों की, सेट एडिट एंड हैंडल डिलीट। इन दोनों को हम यहाँ पे पास करेंगे। सेट करो, सिर्फ एक को पास करेंगे सेट एडिट नोट। डिलीट वाले को हम यहाँ से इधर चलते हैं, नोट स्लाइस के अंदर आना है आपने। इधर लिखा हुआ ना ऐड नोट, इधर हम करेंगे एक डिलीट वाला भी और एडिट वाला भी। तो हम पहले ऐसा करते हैं, नोट स्लाइस वाला ही कोड कंप्लीट कर देते हैं। जितने हमारे पास फंक्शंस बनने हैं इसी के अंदर बनने हैं। और ऐड नोट के साथ कॉमा लगाओ, डिलीट नोट। अब डिलीट कैसे होना है, एक साथ में स्टेट जाएगी, एक जाएगा एक्शन। स्टेट एंड एक्शन, जो स्टेट है डॉट नोट्स को हमने डिलीट करना है, तो हम इसको बोलेंगे स्टेट डॉट नोट्स। फिल्टर लगेगा हमेशा ही, डिलीट करने के लिए फिल्टर लगाया जाता है, इसको याद ही कर लो।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट को डिलीट करना है, तो हम इसको जे वाली ब्रैकेट, दो ब्रैकेट लगा देंगे ताकि हमारे पास पूरा कोड एक ब्रैकेट के अंदर आ जाए। जे वाला एक नोट्स में हमारा मेन है, जे वाला जो हमने यूज किया है यही हर तरफ जाएगा, जे वाला जो हमने नेम यूज किया है सारा डेटा इसी के अंदर है। फिल्टर का एक खुद का वेरिएबल होता है, कोई भी नाम हो सकता है, तो आप नोट नाम दे दो इसको। एक बनाएंगे हम यहाँ पे, जो मेरे पास नोट है डॉट, हमेशा ही आईडी के साथ इसको डिलीट किया जाता है, तो एक कंडीशन लगेगी नॉट इज इक्वल टू एक्शन डॉट पे लोड। एक्शन डॉट पे लोड के साथ फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे। अब ये कंडीशन लगाने का मतलब क्या है, पहले तो इसको सेव कर देंगे, सेव्ड टू लोकल स्टोरेज। जो भी डेटा डिलीट हमने किया है वो लोकल स्टोरेज पे से डिलीट होके हमारे पास यहाँ पे अपडेट भी हो जाए, कौन सा डेटा हमने डिलीट किया वो जहाँ से गायब होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन लगाई है मैंने, अगर तो जिस आईडी पे मैंने क्लिक किया है वो आईडी इसको नहीं मिली, तो हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए मैंने जहाँ पे क्लिक किया है यही डेटा डिलीट होना चाहिए, बाकी कोई डिलीट नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये आईडी के साथ होगा, इसकी खुद खुद की एक आईडी है, इसकी एक आईडी खुद की है, तो वो आईडी पहले चेक की जाती है ताकि सिर्फ जिस बटन पे क्लिक किया वो डेटा डिलीट हो, बाकी डिलीट नहीं होगा। तो ये तो हो गया डिलीट करने का कोड। सेम साथ में एक और भी लगा देते हैं, अपडेट कैसे होगा। अपडेट नोड, एक स्टेट जाएगी साथ में एक एक्शन जाएगा, कोई भी आपने करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो हमेशा यही कोड लगेगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, कॉन्स्ट क्रिएट कर देंगे। अब हमें अपडेट करना है, तो इसके लिए हमें इंडेक्स पास करना पड़ेगा, स्टेट डॉट नोट्स। पहले तो फाइंड किया जाएगा डेटा, तो हम यहाँ पे फाइंड इंडेक्स यूज करेंगे। ये फाइंड इंडेक्स बना बनाया मेथड है, जैसे ये फिल्टर है सेम ऐसे ही फाइंड इंडेक्स होता है। पहले तो वो चेक करेगा जितना लोकल स्टोरेज पे डेटा सेव है, तो जिसको हमने एडिट करना है क्या वो है भी है जहाँ पे डेटा, क्योंकि ऑटो फिल भी करना है हमने फॉर्म, वो फाइंड इंडेक्स के साथ चेक करेगा। किसको चेक करना है, नोट। कोई भी आप पास कर दो एक वेरिएबल, नोट ही कर दो, जो भी नोट है डॉट आईडी ट्रिपल इज इक्वल टू लगाएंगे एक्शन डॉट पे लोड। इसका मतलब है अगर उसको आईडी मिल गई जिसको हमने एडिट करना है तभी इसको एडिट कर पाएंगे, अगर वो वाली आईडी हमारे डेटाबेस में है, मतलब लोकल स्टोरेज पे है। इफ इफ इंडेक्स नॉट इज इक्वल टू वन या -1, अब ये हमारे पास इसका मतलब होता है एक वैल्यू +1 होती है एक -1। अगर डेटा जहाँ पे है पहले हम कंडीशन लगाएंगे, इफ इंडेक्स की वैल्यू अगर -1 है तो हमारे पास जो स्टेट है नोट्स, जो भी इंडेक्स होगा उसका एक्शन डॉट पे लोड, देन ये हमें रिटर्न कर दे सेव्ड टू लोकल स्टोरेज स्टेट डॉट नोट्स। अब यहाँ पे -1 की वैल्यू क्या है, नॉट इज इक्वल टू -1 लिखा है, इसका मतलब है वहां पे वैल्यू +1 होगी। इसका मतलब है ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, जहां पे अगर आपको डेटा दिख रहा है इसका मतलब ये +1 है, अगर डेटा नहीं दिख रहा है इसका मतलब वहां पे वैल्यू -1 होगी। अब ये कंडीशन लगाने का मतलब है अगर वहां पे इंडेक्स की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है अगर वहां पे वैल्यू +1 है, नॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये उल्टा चलेगा। अगर वहां पे वैल्यू +1 है मतलब यहाँ पे डेटा है, तो उसको वो एडिट कर देगा। अगर आपने जहां पे लिखना है नॉट नहीं लगाना तो आपने जहाँ पे प्लस लिखना है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन वर्क करेगी, अगर आपने नॉट लगाना है तो यहाँ पे -1 आएगा, अगर आपने नॉट नहीं लगाना तो यहाँ पे +1 आएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू +1 होगी तभी हम एडिट कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू +1 होगी क्योंकि मेरे पास डेटा है, यहाँ पे क्लिक करूंगी तो एडिट कर सकते हैं क्योंकि डेटा है जहाँ पे। ये तो हो गया हमारे पास अपडेट करने का। और इसको हम यहाँ पे इधर तीनों को आपने करना है डिलीट नोट, एक्सपोर्ट करना है सेम ऐसे ही अपडेट नोट। बस अब हम इन तीनों को यूज कर सकते हैं कहीं भी जाके। ये हमारे पास वापस चलो, यहाँ पे लिखो अपडेट नोट, अब सही है। अब हमने कहीं भी दूसरे पेज पे जाके इन तीनों को यूज करना हो तो हम इसका नाम यूज करेंगे डिलीट ऐड या अपडेट। अब ये हमारे पास पूरे का पूरा कोड हो गया खत्म रीडक्स का। जहां पे आना है इधर
लिस्ट के ऊपर हमने डेटा को एडिट करना है, तो हम यहाँ से भेजेंगे, इधर ऐड कर देते हैं। जो सेट हमने किया है, सेट एडिट नोट, हम यहाँ से पास करेंगे। जहां से हमने एक वेरिएबल पास करना है, इसका मतलब ये हमारे पास करली ब्रैकेट ब्रैकेट के बीच आना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। इंपोर्ट करेंगे हम डिलीट, डिलीट नोट को इंपोर्ट करना है फ्रॉम, कहाँ से, रिडक्स, रिडक्स वाला फोल्डर है उसमें नोट्स स्लाइस वाला पेज है, वहां से हम डिलीट नोट को यूज करेंगे, जो हमने वहां पे डिलीट वाला कोड बनाया था, इसको हम लगाएंगे जहां पे। कॉस्ट क्रिएट करो, हैंडल डिलीट, क्योंकि हमने इसको पहले बनाया हुआ है। इसका नाम हम हैंडल डिलीट रख देते हैं। हमेशा आईडी के साथ इसको डिलीट किया जाता है, तो आपने आईडी पास करनी है। डिस्पैच यूज करेंगे, इधर हम यूज करेंगे, कॉल करेंगे डिलीट नोट को, साथ में आईडी, आईडी के साथ हमेशा डिलीट किया जाता है। तो यहाँ पे आना है, अभी आपने हैंडल डिलीट लिखा है ना, इसका नाम रखो हैंडल डिलीट, बस। हमारे पास डिलीट वाला तो कोड अब वर्क करेगा, अगर मैं यहाँ से डिलीट करना चाहूँ। अब देखो, एक डिलीट हो गया ना, रिफ्रेश करेंगे, इसको भी डिलीट करना है, यहाँ पे क्लिक करो, डेटा डिलीट हो गया और ये मैसेज दिखेगा। फिर से नया डेटा ऐड करना है, नया डेटा ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। ऐड भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, अब हमने करना है एडिट। सेट एडिट हम करेंगे, नोट्स को हमने एडिट करना है, तो हम यहाँ पे जे वाला जो है इसको कॉल करेंगे। इधर हम वापस चलते हैं, पर इस पे क्लिक करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इधर मेरे पास एरर है, सेट एडिट नोट इज नॉट अ फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट के बीच तो लगाया है हमने, सेट एडिट नोट, और चलिए इसको हम बंद कर देते हैं, जहां पे तो बस सब सही है। इधर आते हैं वापस, नोट फॉर्म के बीच, इधर आके ये ऐड लिखा है ना, इधर हम कॉल करेंगे अपडेट नोट, नोट को अपडेट करना है हमने नोट्स को, और सेट एडिट को हम यहाँ पे पास कर देंगे। पहले तो हमने एडिट नोट वाला पास करना है, सेट एडिट नोट, अब हमारे पास ये वर्क करेगा। सेट एडिट नोट का स्पेलिंग ये है। ये तो हो गया हमारे पास रेडी। अब इसको एडिट कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज इफेक्ट के साथ, इफ अगर कोई एडिट करना चाहता है, एडिट नोट। अब ये वाला ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे पास एक ही बटन है, मेन हमारे पास यही काम करेगा, सेट एडिट नोट। ये हम पता क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एक बार जब कोई बंदा एडिट पे क्लिक करेगा, पहले तो ऑटो फिल होना चाहिए, इसका मतलब है एडिट नोट डॉट टाइटल। जब कोई बंदा एडिट वाले बटन पे क्लिक करेगा, हमारे पास यहाँ पे डेटा फिल होना चाहिए। अभी मेरे पास ये वाला है, एरर है मेरे पास, लिस्ट वाले पेज पे है। जहाँ पे चलते हैं, ये बेसिकली एरर आती है अगर हमने इसका सिंटैक्स वगैरह गलत लिखा हो। सेट एडिट नोट स्पेलिंग भी सही है, सेट एडिट नोट। चलिए इसको भी देखते हैं, अगर हमारे पास उधर कोड लगा के ये वर्क कर गया। इधर आ जाते हैं वापस। अगर कोई बंदा एडिट वाले बटन पे क्लिक करेगा, जहां पे डेटा ऑटोफिल होना चाहिए, ऑटोफिल इसी के साथ होगा। जिस पे क्लिक किया है उसका टाइटल ऑटोफिल हो जाए, सेट कर दो कंटेंट को एडिट नोट। एडिट नोट मतलब जिस पे क्लिक किया है उसी का कंटेंट ऑटोफिल हो, और जहां पे जो लिखा हुआ है बटन, इधर हमने ऐड लिखा है ना, ऐड नोट, इधर हम चेंज करेंगे। अगर एडिट करना है तो मेरे पास यहाँ पे लिखा नजर आए, इसको हटाओ, इधर लिखा नजर आए। अगर तो एडिट नोट वाला क्लिक किया है, तो हमें जहाँ पे लिखा नजर आए अपडेट, नहीं तो लिखा नजर आए ऐड। एक बार चेक करते हैं, जहाँ पे जो बटन है आपने उसके ऊपर ध्यान देना है, एडिट। तो अभी जहाँ पे देखो ये चेंज नहीं हुआ, इधर तब तक ये वर्क नहीं करेगा जब तक ये वाला हमारे पास एरर नहीं जाएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, एडिट, और हमारे पास ये सेट एडिट नोट नॉट अ फंक्शन नजर आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं,
इसको हम डायरेक्ट जहां पे पास कर सकते हैं, ये नोट लिस्ट है ना। अगर आपने किसी कंटेंट को डिलीट करना हो या एडिट करना हो, हम जहां पे पास कर सकते हैं सेट एडिट नोट। ये वाला जो है सेट एडिट नोट, यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये वाला जो है हमारे पास फॉर्म, इधर हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं एडिट नोट, ताकि हम इसको एडिट कर पाए। एडिट नोट, ये वाला जो एडिट नोट है, ये हमारे पास एक वेरिएबल की तरह काम करेगा। जो मेरे पास सेट एडिट नोट है, उसके बीच सेट एडिट नोट वाला वर्क करेगा। अगर यहां से ऐसे एक बार हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे आएगा नोट, बस सही है। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर देते हैं डिफाइन। ये क्या बोल रहा है, एडिट नोट डिफाइन नहीं है ना, तो आपने यहाँ पे कॉन्स्ट लगाना है, एक कॉन्स्ट एडिट नोट, दोनों को कर दो एडिट नोट डिफाइन। यूज स्टेट, वैल्यू जहाँ पे रखेंगे नल, स्टार्टिंग में वैल्यू नल नल रखनी है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। यूज स्टेट इधर आपने ऐड करना है, यहाँ पे इंपोर्ट होना चाहिए, यहाँ पे यूज स्टेट, वही एरर है बस। अब मेरे पास सब कुछ सही है। एडिट पे क्लिक करना है तो यहाँ पे देखो ऑटोफिल हो गया ना, बस यही इश्यू था। नया डेटा आपने ऐड करना है। अब देखो मेरे पास डेटा ऐड ही नहीं हो रहा, इधर मेरे पास इसकी वैल्यू गेट नहीं हो रही। तो जहाँ पे पहले इसको चेक कर लेते हैं, एडिट नोट स्पेलिंग, ये भी सही है। और सेट एडिट नोट, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। एडिट नोट, सब कुछ सही होना चाहिए, अभी भी टाइप नहीं हो रहा। सेट एडिट नोट, ये भी सही है। और एडिट नोट, चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, नोट लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे किया क्लिक, डेटा ऐड नहीं हो रहा, तो हम चलते हैं इधर, एक बार चेक करते हैं सेट एडिट नोट के स्पेलिंग। और ये वाला है फॉर्म, इधर मेरे पास वैल्यू है, ये वाला गलत है। ये देखो एरर, एडिट नोट की स्पेलिंग गलत है, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा। कुछ ना कुछ इश्यू होता है तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। अभी आपने यहाँ पे आना है, क्योंकि मैंने ये वाला अपडेट नोट यूज किया है ना, और ये वाला सेट एडिट, इसको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे हैंडल सबमिट पे, क्योंकि डेटा हमने यहाँ से ही सबमिट करना है। तो फॉर्म के ऊपर हमने बनाना है, पहले कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्यों हम लगाएंगे, यहाँ पे इफ अगर किसी ने एडिट किया है, एडिट नोट, अगर एडिट वाला बटन प्रेस हुआ है तो हमारे पास कोड वर्क करेगा, डिस्पैच अपडेट वाला अपडेट नोट। ये वाला जो अपडेट नोट है, ये हमारे पास यहाँ पे टॉप पे हमने डिफाइन किया है जी, इसको हम यूज करेंगे। अगर एडिट वाला बटन क्लिक हुआ है तो जे वाला कोड वर्क होगा। अपडेट करना है हमने आईडी के साथ, आईडी एडिट नोट वाली आईडी होगी डॉट आईडी। क्या एडिट करना है, एक टाइटल, एक कंटेंट सेट कर देंगे। एडिट करने के बाद सेट कर दो एडिट नोट को बिल्कुल ब्लैंक। ये कोड वर्क करेगा एल्स, नहीं तो एल्स में जाके ये वाला कोड वर्क करेगा। इसको यहां से इधर आके करली ब्रैकेट कर दो बंद। अब मुझे लगता है हमारे पास कोड कंप्लीट हो गया, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। एडिट वाले पे क्लिक किया, डेटा ऑटो फिल हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे देखो अपडेट आ रहा है बटन पे, इसका मतलब है एडिट वाला ऑन है। इसको डिलीट करके एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश किया, कोई भी नया डेटा ऐड करो, नया डेटा ऐड, एडिट पे क्लिक किया, डेटा फिल हो रहा है, बस अभी यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू टाइटल है, वैल्यू यहाँ पे कंटेंट है, टारगेट डॉट वैल्यू ये भी सही है, और बाकी सब तो सही है। हमारे पास यहाँ पे इशू है, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है ना, इधर यूज इफेक्टिव यूज किया है, हमेशा इसकी एक डिपेंडेंसी पास की जाती है। यहाँ पे आपने एक डिपेंडेंसी पास करनी है एडिट नोट नाम से।
बस इतना आपने करना है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, फिर से इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आना है, अपडेट पे क्लिक किया, सही है। रिफ्रेश करेंगे, जहाँ पे एडिट पे आना है, इधर हमने कुछ भी ऐड किया, अपडेट पे क्लिक किया, ये भी हो गया अपडेट। एडिट पे क्लिक किया, फिर से यहाँ पे 1 2 3 ऐड किया, अपडेट पे क्लिक किया, ये हो गया अपडेट। अब हमारे पास परफेक्ट कोड वर्क कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट वर्किंग कोड। अब इसमें बारी आती है सीएसएस ऐड करने की। सीएसएस का कोड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, पूरा आपका सोर्स कोड इसका भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे सीएसएस कोड के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें जो मेन हमारे पास वर्किंग है वो आपके पास आनी चाहिए। इसकी जो फंक्शनैलिटी है, आपके पास ऐड होना चाहिए डेटा, यहाँ पे क्लिक करने पे ऐड होना चाहिए, एडिट होना चाहिए। अब देखो एडिट वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे, यही डेटा एडिट होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर अपडेट लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपडेट हो गया, लाइव अपडेट हो रहा है बिना पेज रिफ्रेश किए। जहां पे रिफ्रेश करते रहेंगे आपको पेज, डेटा आपका जहां पे सेव होना चाहिए। डिलीट पे क्लिक करना है, हमारे पास डेटा लाइव डिलीट होना चाहिए। ये हो गया हमारा आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। सोर्स कोड आपको इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में सीएसएस की फाइल भी होगी, वहां से आप कोड इसका ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।